हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडीग्राम पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम डेली 8 बजे करते हैं साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इकाई है किसकी। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, ए है पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर, ऑप्शन बी है करंट या धारा, ऑप्शन सी है पावर या शक्ति, या ऑप्शन डी है एनर्जी। देखिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। ठीक है। करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ठीक है। पावर की जो यूनिट है वो होती है वॉट। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। किसकी यूनिट है भाई? एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी की यूनिट कब है? आप बोलोगे एनर्जी की यूनिट तो जूल या कैलोरी होती है, लेकिन अगर आप बात करो एटॉमिक टर्म में, एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर टर्म में, अगर आप एटॉमिक या न्यूक्लियर टर्म में बात करोगे, तब हम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ही एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है भाई। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपसे पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, तो आप बोलोगे कि जितनी एनर्जी, जितनी एनर्जी, एनर्जी प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन, जितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रेजेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। आपसे पूछा गया है सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है। आपके ऑप्शंस हैं किलोग्राम पर मीटर, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर क्यूब, या फिर इट हैज नो यूनिट, या इसकी कोई यूनिट नहीं है। देखिए, जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी है, जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी है वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। ये होती है आपकी रिलेटिव डेंसिटी या सापेक्ष घनत्व, सापेक्ष घनत्व। ठीक है। अगर हम यूनिट की बात करें तो यहां पर जो यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। और क्योंकि यहां पर डेंसिटी की बात है, हम सब किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, और यहां पर भी अगर हम देखें तो डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी हम क्या लिखेंगे? केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो ये आपस में कट जाएगा और कोई भी इसकी यूनिट नहीं होगी, तो हम बोलेंगे नो यूनिट। ठीक है। तो इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, सापेक्ष घनत्व की कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ। दो वेक्टरों को बराबर कहा जाता है यदि, हम दो कोई भी वेक्टर हैं उनको बराबर कब कहेंगे? देखिए, जो वेक्टर हैं, वेक्टर होते क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है? जिनके पास दो चीजें हों। फर्स्ट तो क्या है? मैग्नीट्यूड, या आप हिंदी में बोल लीजिए परिमाण। ठीक है। और सेकंड होती है डायरेक्शन, या आप बोल लीजिए दिशा। तो वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है,
वो क्वांटिटी होंगी वेक्टर क्वांटिटी। और कोई दो वेक्टर, वेक्टर ए मान लेते हैं और वेक्टर बी मान लेते हैं, ये दोनों बराबर कब होंगे? जब इन दोनों वेक्टर्स की जो ये दो प्रॉपर्टी हैं वो दोनों सेम होंगी, तब हम इन दो वेक्टर को क्या कहेंगे? बराबर कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सी यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। ठीक है, केवल परिमाण से काम नहीं चलेगा, केवल दिशा समान होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, परिमाण समान हो और दिशाएं विपरीत हो इससे भी काम नहीं चलेगा। दोनों चीजें समान होनी चाहिए, उनकी दिशा भी और परिमाण भी, दशा भी और दिशा दोनों उनकी समान होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम उनको कहेंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज द यूनिट ऑफ टाइम अपीयर ट्वाइस इन द डोमिनेटर? आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस मात्रा के भाजक में समय की इकाई दो बार दिखाई देती है? समय की इकाई दो बार। ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा के पूछ रखा है कि इनमें से किस मात्रा के भाजक में समय की दो बार इकाई देखने को मिलती है। अगर हम बात करें स्पीड की, अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है, स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस भाग में समय। तो यहां पर तो सिर्फ एक ही बार है। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? ये सिर्फ एक लेंथ है। ठीक है, ये सिर्फ एक डिस्टेंस बोल सकते हैं आप या लेंथ बोल सकते हो। तो इसमें तो टाइम है ही नहीं, होता ही नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें वेग की, वेग या वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो यहां पर भी क्या है? यहां पर भी टाइम एक ही बार है, एक बार है। यहां पर भी स्पीड में भी टाइम एक बार था। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, कि किस टाइम के कितने रेट में वेलोसिटी चेंज हो रही है, कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो होती है हमारी एक्सेलरेशन। कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो होती है हमारी एक्सेलरेशन। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, यहां से हम देखें तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये है डी डिवाइड बाय टाइम, और एक टाइम यहां से पहले से ही मौजूद था, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर। तो आप यहां से बता सकते हो कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के अंदर जो टाइम है वो दो बार होता है। ठीक है, दो इकाई होती है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन के अंदर जो समय है वो भाजक में के अंदर होता है और दो बार होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट? आपसे पूछा गया कि विस्थापन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि ये एक ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, ये इन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? किसी भी दो बिंदुओं के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ, या किसी भी दो बिंदुओं के बीच की जो कम से कम दूरी, उसको हम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लेकिन हमें बताना क्या है? यहां पर हमें बताना है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखिए अगर हम यहां से चलना स्टार्ट करें, ए से बी की दूरी देखें और इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम बी की तरफ जा रहे हैं तो यहां से यहां जाते हुए हम कुछ डिस्टेंस तय कर रहे हैं। तो क्या हम डिस्टेंस यहां पर कम हो रही है, हम और आगे जाते जाएंगे, डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो देखिए जो विस्थापन है, अगर मान लीजिए हमें यहां पर कोई पॉइंट सी है, हमें सी से ए की तरफ जाना है। अगर हमें सी से ए की तरफ जाना है और हम ए की तरफ ना जाके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं,
तो हम क्या, हम नेगेटिव जा रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। और ये जीरो कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि हम सर्कुलर पाथ में हैं, सर्कुलर पाथ में हैं, हम पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं चलना, यहां से स्टार्ट करते हैं चलना, और चलते चलते हम यहीं पर आ जाते हैं, चलते चलते हम यहीं पर आ जाते हैं दोबारा। तो हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, हमने जीरो डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन, तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, ये तो राइट है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, गलत कथन बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से अधिक नहीं होता। तो देखिए यहां पर हमने डिस्कस किया था कि ए से बी की जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो ये है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक दूरी भी ये भी हो सकती है, ए से अगर बी की तरफ जाना हो तो ये भी पाथ हो सकता है, ठीक है। कोई एक पाथ ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट कहा है, और ये सारी क्या है, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये जितनी और बाकी दूरी होंगी वो उनसे क्या होगी, उनसे कम होगी। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होती है किससे, डिस्टेंस से, या बराबर होती है, ठीक है। क्योंकि ये भी तो क्या है, ये भी एक डिस्टेंस ही है। या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगी या उससे क्या है, कम होगी, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। इट्स एसआई मीट यूनिट इज मीटर। बिल्कुल भाई, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है वो क्या है, वो है मीटर, वो मीटर है, ठीक है। आगे है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं भाई, ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। यहां हमने डिस्कस किया था ना कि ये नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ये नेगेटिव हो सकती है तो ऑलवेज पॉजिटिव तो नहीं होगी। तो यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का द्रव्यमान क्या, इसके बारे में स्टेटमेंट दे रखी है। वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है। या रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, हर जगह समान रहता है। या फिर इक्वल्स टू इट्स वेट, या उसके वजन के बराबर है। या फिर इज एक्सेसिव इन माउंटेन, या फिर पहाड़ों में अधिक होता है। देखिए जो आपका मास और वेट है, इसके बारे में दो चीजें हैं सिर्फ। जो मास है, मास क्या है, ये टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर है, पदार्थ की वो निश्चित मात्रा है जो किसी भी वस्तु के अंदर होती है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा। और अगर हम बात करें वेट की, जो वेट होता है वो इक्वल होता है मास गुणा में जो फोर्स धरती नीचे की तरफ लगा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू मास, वो होता है आपका वेट। तो देखिए हमें पता है कि वजन कब होगा, एक स्टेटमेंट इसमें यह है कि इक्वल्स टू इट्स वेट। देखिए वेट कब आ रहा है, जब मास को जी से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तब वेट आ रहा है। तो वेट के बराबर तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए अगर आप किसी एक प्लेस पर हो और आपका मास मान लीजिए कुछ भी आपका मास है, ठीक है, 5 kg है। अगर आप किसी अनदर प्लेस या अदर कंट्री में जाओगे तो वहां भी आपका मास, या फिर किसी अदर प्लेनेट पे भी जाओगे, मून पे जाओगे, वहां पर भी जो आपका मास है वो क्या रहेगा, वो 5 kg ही रहेगा। बदलेगा तो क्या बदलेगा, वेट बदलेगा। अगर आप मून पे जा रहे हो, जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर आप मून पे जा रहे हो तो जो आपका वेट है वो 1/6 हो जाएगा किसके, वेट ऑफ, जो वेट है कहां पर, ऑन अर्थ। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो जी की वैल्यू है वो 1/6 है जी ऑफ अर्थ की, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये हर एक जगह पर समान होता है,
ठीक है, हर एक जगह पर क्या होता है, समान होता है। जो मास है, जो मास है हर एक जगह पर समान रहता है। ठीक है, बदलता क्या है, बदलता है वेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास देखते हैं। व्हेन अ फोर्स रजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इट इज कॉल्ड। देखिए आपसे पूछा गया कि जब दो कोई सरफेस है, दो सतह हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये ए है और इसके ऊपर कोई एक सरफेस, अदर सरफेस है, मान लेते हैं हम बॉल ही लगा लेते हैं, यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, यहाँ पर भी बॉल का सरफेस है और ये सरफेस भी है। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है, इनके बीच में जब सापेक्ष गति होती है, जब ये बॉल मूव करेगी इस सतह पर या इस सरफेस के ऊपर, तो इनके बीच में जो बल काम करेगा, यहां पर जो बल काम करेगा उस बल को हम क्या कहेंगे, क्या उस बल को हम रेजिस्टेंस कहेंगे, नहीं। इंडक्शन कहेंगे, नहीं। कन्वेक्शन, नहीं। तो ये क्या होता है, ये घर्षण बल होता है। जब दो कोई भी सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं और उनके बीच में जब मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है, तब उनको उस बल को जो वहां पर दोनों सरफेस के बीच में लग रहा होता है, तब उसको हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। ठीक है, तब क्या काम करता है, वहां पर फ्रिक्शन काम करता है या फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is other name of Galileo's law of falling bodies? आपसे पूछा गया है गैलीलियो के गिरते पिंडों के नियम का दूसरा नाम क्या है। देखिए मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि गैलीलियो ने न्यूटन से भी पहले एक चीज बताई थी। वो क्या है, वो बताई थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही पोजीशन में रहेगा। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, तो ये जो रूल है, ये रूल कौन सा है, ये है न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये गैलीलियो के लॉ है ऑफ फॉलिंग बॉडी। ठीक है, इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्टैंडिंग क्लोज टू प्लेटफॉर्म एट अ रेलवे स्टेशन एक्सपीरियंस ए पुलिंग फोर्स टुवर्ड ए फास्ट मूविंग ट्रेन बिकॉज ऑफ। कि एक स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म के करीब खड़ा एक व्यक्ति तेज गति से चलने वाली ट्रेन की ओर खींचने वाले डैश बल का अनुभव करता है। देखिए आपने भी देखा होगा कि जब भी कोई फास्ट मूविंग व्हीकल हमारी तरफ से गुजरता है तो एक अट्रैक्शन सा होता है हमारा उसकी तरफ, एक अट्रैक्शन होता है उसकी तरफ। वो किस कारण होता है, मान लीजिए ये कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है और यहां से एक ट्रेन जा रही है, यहां से एक ट्रेन जा रही है भाई। ठीक है, यहां से एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है और एक आदमी यहां पर खड़ा है। ठीक है, यहां पर ये आदमी खड़ा है। तो जब ये इस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है तो जिसके आगे की जो हवा है वो भी क्या है, वो इसके साथ में जा रही होगी, ऐसे ऐसे जा रही होगी। ठीक है, तो यहां से जो हवा चली गई है, यहां से जो हवा इस ट्रेन के साथ मूव कर रही है, तो उससे क्या है, इस आदमी के पास का और इस ट्रेन के, आदमी और ट्रेन के बीच में जो यहाँ पर जो जगह है, उस जगह में क्या क्रिएट हो जाता है, उस जगह में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए जो इस आदमी के पीछे की हवा है, वो इस लो प्रेशर को क्रिएट करने के लिए आगे की तरफ जाती है और यही हवा क्या है, इस आदमी को पुल करती है किसकी तरफ, ट्रेन की तरफ, या बोल सकते हो इस एरिया की तरफ जहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। दोबारा से फिर सुनिए इसको। जब ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में
तो अपने साथ ही इसी डायरेक्शन में हवा को भी लेकर जाती है, ठीक है, बहुत सारी हवा को अपने साथ में लेके जा रही है। तो कोई प्लेटफॉर्म अगर कोई आदमी अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो उसके बीच में और ट्रेन के बीच में एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहां की हवा ट्रेन के साथ जा चुकी होती है या जा रही होती है, ठीक है। तो उस लो प्रेशर जोन को या लो प्रेशर एरिया को फुलफिल करने के लिए, उसको प्रेशर मेंटेन करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए पीछे की हवा या उसके आसपास की हवा ट्रेन की तरफ ही जाती है, और उसी हवा के कारण पुल मिलता है किसको, आदमी को ट्रेन की तरफ। अब देखते हैं इसको ऑप्शंस के हिसाब से। ऑप्शन ए है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ट्रेन एंड मैन, ट्रेन और आदमी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। या ऑप्शन बी है इल्यूजन ऑफ द मैन, आदमी के भ्रम के कारण। या ऑप्शन सी है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। या ऑप्शन डी है बीच में तेज गति से चलने वाली हवा के कारण दाब में अंतर। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भाई दाब में अंतर आ रहा है, यहां पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है फास्ट मूविंग एयर के कारण। यही तो हमने देखा कि यहाँ की जो हवा है वो आगे जा रही है और यहाँ पर एक प्रेशर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है, और प्रेशर चेंज होने से जो आसपास की हवा है वो इस प्रेशर को फुलफिल करने के लिए या फिर इस लो जोन को मेंटेन करने के लिए जाती है, उसी के कारण आदमी को आगे की तरफ खींचने का अनुभव होता है, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा प्रेशर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोशन ऑफ अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो अर्थ रोटेट कर रही है उसका वो कौन से मोशन की टाइप है। ऑप्शन आपका ए है रोटेटरी मोशन, बी है स्पिन मोशन, सी है प्रोजेक्टाइल मोशन, या डी है ट्रांसलेटरी मोशन। चलिए देखते हैं। देखिए, जब ट्रेन मूव कर रही है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस पर ये ट्रेन मूव कर रही है, सपोज करना आपको सिर्फ, ठीक है, ये यहां से यहां मूव कर रही है, ठीक है। तो जब ये ट्रेन मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो कंप्लीट ट्रेन मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। ये बात थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। जब ट्रेन मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो कंप्लीट ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। या मान लीजिए अगर वो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रही है मूव करना, तो कुछ टाइम के बाद वो इस पॉइंट को क्रॉस करके चली जाएगी और ये पॉइंट यहां पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। मोशन ऑफ ट्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर हम बात करें रोटेटरी मोशन की, रोटेटरी मोशन क्या होता है, जब एक सर्कुलर पाथ के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर कोई बॉडी मूव करती है, तब हम उसको बोलते हैं क्या, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। उसके बाद बात करते हैं स्पिन मोशन की। स्पिन मोशन क्या है, जब यही सर्कुलर ये मान लीजिए कोई भी बॉडी जहां उसका सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है। अगर इस सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो एक्सिस है, अगर ये इस एक्सिस के अलोंग मूव करे, अगर मान लीजिए ये एक कोई बॉडी है, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है और यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, और अगर ये इस लाइन के अकॉर्डिंग या इस लाइन के ओर घूमती है, इस लाइन के चारों ओर घूमती है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे स्पिन गति या स्पिन मोशन, ठीक है। उसके बाद है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये क्या है, ये स्पिन था। अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल की, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जब किसी एक वस्तु को
किसी एक एंगल के साथ फेंका जाता है और वो अपना एक उच्चतम दूरी या उच्चतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई ट्रेवल करके वो एक पॉइंट पर आकर नीचे गिर जाती है। ठीक है, यहां से हमने इस चीज को फेंका, यहां पर इसने क्या किया, अपनी अधिकतम ऊंचाई ली, धरती से अधिकतम ऊंचाई ली और फिर ये किसी एक पॉइंट पर जाकर गिर गई। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रांसलेटरी मोशन की, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अदर चीज के रिस्पेक्ट में कंप्लीट मूव कर जाता है तब हम उसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है इस ए पॉइंट पर और कोई दूसरा व्यक्ति बी यहां से चलना स्टार्ट कर दे और कुछ टाइम बाद वो यहां पर पहुंच जाए, बी यहां पर पहुंच गया। ठीक है, तब ये बी क्या है, इस ए के रिस्पेक्ट में कंप्लीट मूव कर गया। यहां पर मैंने यही बात कही थी कि जब ट्रेन एक डायरेक्शन में जा रही है तो ये कंप्लीट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तब वो क्या है, तब जो इसने मोशन किया है तब हम उसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, या स्थानांतर, हिंदी में आप देख सकते हो, हिंदी में लिखा हुआ स्थानांतरित गति, मतलब एक वस्तु का कंप्लीट स्थानांतरण हो गया, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली गई कंप्लीटली। ठीक है, उसको हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेटरी में क्या था, रोटेटरी में वस्तु क्या है, कुछ टाइम बाद उसी जगह पर आ रही है। स्पिन में तो उसी जगह पर है, बस वो एक जगह पर घूम रही है। ठीक है, इसमें भी क्या है, ये एक एंगल के साथ ऊपर जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसलेटरी मोशन की तो कोई भी एक बॉडी किसी एक डायरेक्शन में कंप्लीट मूव कर जाती है तब हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल इन अ बस आर पुश्ड बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स सडनली ड्यू टू। जब बस अचानक शुरू होती है तो बस में सवार लोगों को पीछे की ओर धकेल दिया जाता है, धक्का लगता है, धकेल दिया जाता नहीं भाई, धक्का लगता है। ठीक है, जब हम बस के अंदर बैठे हैं और बस एकदम से स्टार्ट होती है, चलना शुरू होती है, तब हम पीछे की तरफ हमें एक धक्का लगता है, वो किस रीजन से होता है। ऑप्शन ए है आपका द इनर्शिया ऑफ स्टेबिलिटी, ऑप्शन बी है द इनर्शिया ऑफ मोशन, या ऑप्शन सी है द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखिए, जब हम रेस्ट की पोजीशन में, ये फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर रहा है बेसिकली, जब हम रेस्ट की पोजीशन में हैं, किसी एक पॉइंट पर खड़े हैं और इसी पॉइंट पर हम रहना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अगर कोई बॉडी किसी एक पोजीशन में है, वो रेस्ट या मोशन की किसी भी एक पोजीशन में है, तो वो उसी पोजीशन में रहना पसंद करेगी या उसी पोजीशन में रहना चाहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि बस में हम रेस्ट की पोजीशन में होते हैं और रेस्ट को हम एक वर्ड और बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी। मतलब वहां हम स्टेबिलिटी में हैं, ठीक है, रेस्ट में हैं। तो जैसे ही फोर्स लगता है आगे की तरफ, बस चलना शुरू होती है, तब हम रेस्ट में ही रहना चाहते हैं और इसी कारण बस आगे चलती है और हमें थोड़ा सा पीछे धक्का लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्थिरता की जड़ता है, मतलब हम रेस्ट पे रहना चाहते हैं, ये उसकी जड़ता है। ठीक है, अब मान लो अगर जब हम मोशन में होते हैं, यही अगर हम केस देखें, अगर हम मोशन में हैं, मोशन में है तो बस के अंदर ही है मोशन में, तो जब एकदम ब्रेक लगते हैं तब हम आगे की तरफ जाते हैं। आगे की तरफ हम क्यों जाते हैं, तब किसका इनर्शिया है, तब मोशन का इनर्शिया होगा या गति की जड़ता होगी। जब हम रेस्ट पर मूव होना स्टार्ट करते हैं तब वहां पर काम करती है द इनर्शिया ऑफ स्टेबिलिटी या स्थिरता की जड़ता। जब हम मोशन में होते हैं तब फोर्स लगता है, तब काम करता है द इनर्शिया ऑफ मोशन, गति की जड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स ए नेल
into a freely suspended wooden frame. Which law support this statement? देखिए, आपसे कहा गया है कि अगर कोई लकड़ी का एक टुकड़ा हवा में लटका दिया जाए, किसी भी धागे, मान लेते हैं ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, और यहां ये धागे से लटका दिया गया है, ठीक है, और इसके ऊपर यहां अगर मैं कील गाड़ना चाहूं, एक कील गाड़ना चाहूं मैं यहां पर, तो ये कील नहीं गड़ेगी, आप बड़ी मुश्किल से ये कील इसके अंदर गड़ेगी। तो ऐसा किस कानून की बजाय ये नियम हो जाएगा, ऐसा किस नियम की वजह से? ये ट्रांसलेशन में हो सकता है आपको एग्जाम में भी ऐसा ही कुछ ट्रांसलेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि वहां भी कुछ अच्छे ट्रांसलेटर नहीं होते। तो जब ये हवा में सस्पेंडेड है, हवा में लटक रहा है, तब इस लकड़ी के टुकड़े पर हम कील नहीं गाड़ सकते। क्यों नहीं गाड़ सकते? क्योंकि जब हम यहां से फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो कोई फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी लगना चाहिए, तभी ये कील गड़ पाएगी, ठीक है। इसलिए दीवार में कील ठोकना आसान होता है एज कंपेयर टू अगर कोई चीज हवा में है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा नियम काम करता है? यहां पर वो नियम काम करता है जब, देखिए, जब हम एक्शन, यहां पर एक्शन लिया, यहां पर हमने एक्शन लिया था, बट इसके ऑपोजिट में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, इसलिए ये कील इसके अंदर नहीं गड़ रही थी। अगर इसके ऑपोजिट एक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाए, एक प्रतिक्रिया होनी स्टार्ट हो जाए, तो ये कील आसानी से गड़ जाएगी। और एक्शन और रिएक्शन का जो नियम है वो है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन इन अ बॉडी बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज, कि किसी एक असंतुलित बल द्वारा किसी वस्तु में त्वरण। ऑप्शन आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, या रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स, बल से स्वतंत्र रहता है, या फिर हमेशा शून्य होता है। तो देखिए, अगर मैं फोर्स की बात करूं, बल की बात करूं, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है, ठीक है। क्योंकि यहां इसी टर्म में पूछ रखा है, तो पूछा गया है कि अगर फोर्स अनबैलेंस्ड है तो एक्सेलरेशन पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं यहां बात करूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास, ठीक है। मास तो उसका कांस्टेंट रहेगा, हमेशा एक समान रहेगा। तो अगर फोर्स चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या है? एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, ठीक है। अगर फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। अगर फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या है? बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे हो रहा है? फोर्स पे हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन डायरेक्ट किस पे प्रोपोर्शनल हो रहा है भाई? ये फोर्स पे प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं बल के सीधे समानुपाती होगा, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है वो बल के क्या होगा? सीधे समानुपाती होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू फोर्सेज एक्ट ऑन अ मैग्नेट ऑन ऑब्जेक्ट, सॉरी, इफ टू फोर्सेज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, then the magnitude of the net force acting on it is the two forces of the magnitude of, ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में ट्रांसलेशन की समस्या है ये। यदि दो बल विपरीत दिशाओं में से किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो शुद्ध बल का परिमाण क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है। देखिए, एक बल काम कर रहा है इस डायरेक्शन में और एक बल काम कर रहा है इसके बिल्कुल ऑपोजिट। मान लेते हैं एक एग्जांपल से, ये कोई भी एक बॉक्स है, इस पर दो बल काम कर रहे हैं, एक बल यहां से
और एक बल काम कर रहा है यहां से। यहां पर जो बल लग रहा है मान लेते हैं वो 10 न्यूटन है, और यहां पर जो बल लग रहा है वो 20 न्यूटन है। ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि ये जो वस्तु है किस दिशा में मूव करेगी। तो आप बोलोगे भाई जिस दिशा में ज्यादा बल लग रहा है ये उसी दिशा में मूव करेगी, तो हम कहेंगे कि जो ये वस्तु है ये इस दिशा में मूव करेगी। लेकिन कितना मूव करेगी, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वो फोर्स के है। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब यहां पर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहां पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, लेकिन जो टोटल काम होगा वो क्या होगा, 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन। मतलब वो कितना मूव कर पाएगी, जितना 10 न्यूटन, जो रिमेनिंग यहां से 10 न्यूटन बच जाएगा, इसके कैंसिल आउट होने के बाद जो रिमेनिंग 10 न्यूटन बच जाएगा, उसी 10 न्यूटन जो जितना एक्सेलेट जो 10 न्यूटन इसको आगे एक्सेलेरेट कर पाएगा ये उतना ही आगे जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल जो शुद्ध बल होगा वो क्या होगा, उन दो बलों का अंतर होगा। क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है, यहां पर हमने किया 20-10, मतलब जो बल ज्यादा है उसमें से हमने कम बल को घटा दिया, तभी जो हमारा क्या है वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा या फिर नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन यूज द फ्रेज क्वांटिटी ऑफ मोशन फॉर। भाई न्यूटन ने एक फ्रेज यूज करी क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसके लिए। ऑप्शन है आपके मोमेंटम या फोर्स या स्पीड या मास। देखिए न्यूटन ने जो क्वांटिटी ऑफ फोर्स कहा था, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन वो कहा था मोमेंटम को। मोमेंटम जो होता है वो P से डिनोट करते हैं और किसके इक्वल होता है, mv के इक्वल। ठीक है, m मतलब मास और v उस मोशन वाली बॉडी का जो वेलोसिटी है। ठीक है, कोई वस्तु मान लेते हैं, कोई भी एक वस्तु है, ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, इसका m मास है, इसकी v वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा P इजिकल टू mv के। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को कहा गया है क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि ये जो क्वांटिटी है, जो ये m क्वांटिटी है, ये कितने मोशन में है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मोमेंटम। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एथलीट रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। भाई जब कोई लॉन्ग जंप वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, वो जंप लेने से पहले कुछ देर दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं, ऑप्शन आपका इट कवर अ वाइड डिस्टेंस, या इट लूजेस वेलोसिटी, या ही गेन्स कॉन्फिडेंस बाय रनिंग, या फिर ही रिसीव्ड मोमेंटम। देखिए ही कवर अ वाइड डिस्टेंस, ये बोल सकते हो कि वो लंबी दूरी तय करता है, लेकिन ये तो इसका रिजल्ट है, ये तो रिजल्ट आया है, लेकिन वो दौड़ता क्यों है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है। वेलोसिटी वो नहीं खोता है, और ये कॉन्फिडेंस वाली चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, आप बोल सकते हो ये साइंटिफिक टर्म में हम यहाँ कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो कितना कॉन्फिडेंस गेन करेगा, बट हम बोल सकते हैं कि वो एक मोमेंटम प्राप्त करेगा, क्योंकि हमें पता है जो मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो P इक्वल टू mv के इक्वल होता है। ठीक है, मास तो उसका सेम रहे, जब वो दौड़ के कूद लगा रहा है या बिना दौड़े कूद लगा रहा है, मास तो उसका वही रहेगा, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है, जो वो दौड़ के आएगा
वेलोसिटी उसकी क्या है, वो बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने के कारण जो मोमेंटम है वो भी बढ़ जाएगा, इसलिए जो उसकी कूद है वो अच्छी लगती है। ठीक है, अच्छे से वो कूद पाता है मैक्सिमम। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या रिसीव करता है भाई, वो मोमेंटम प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? ऑप्शन है आपके टेंडेंसी टू रजिस्ट चेंज इन द प्रेजेंट सिचुएशन, या ऑप्शन बी है टेंडेंसी टू इम्पार्ट एक्सेलरेशन टू अ बॉडी, ऑप्शन सी है टेंडेंसी टू ब्रिंग अ बॉडी टू रेस्ट, या ऑप्शन डी है टेंडेंसी टू चेंज इट्स प्रेजेंट स्टेट। देखिए, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, मैं काफी क्वेश्चन करवा चुका हूं इस बारे में, इस लॉ के ऊपर, लेकिन सभी क्वेश्चंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, यही भी एक क्वेश्चन ऐसा ही है कि इनर्शिया वास्तविक में है क्या। हमने कहा था कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर कहा गया है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट या बॉडी अपनी पोजीशन वो रेस्ट की हो या मोशन की हो, उसी में रहना पसंद करेगा जब तक उसके ऊपर क्या नहीं लगता, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो इनर्शिया क्या है, ये क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। किसका अपोज कर रहा है? ये चेंज का अपोज कर रहा है उसकी पोजीशन में। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो अपनी पोजीशन या अपनी सिचुएशन चेंज नहीं करना चाहेगा। ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं इनर्शिया। तो ये क्या है, ये है टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन द प्रेजेंट सिचुएशन। जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसके विरोध करने की जो प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको इनर्शिया या जड़ता कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the axis of rotation passes through an object while in motion, then that motion is said to be। यदि घूर्णन की धुरी गति में रहते हुए किसी वस्तु से गुजरती है तो उस गति को डैश कहा जाता है। देखिए, ये हमने बिल्कुल एक क्वेश्चन में लास्ट में डिस्कस किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, यहां पर कहा गया है इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेज थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस वस्तु के अंदर से ही जा रहा है, मतलब जब ये जो ये घूम रही है इसी पॉइंट के अलोंग घूम रही है, इसी पॉइंट के अलोंग घूम रही है, इस डायरेक्शन में मान लीजिए घूम रही है। ठीक है, और जो ये एक्सिस बना रही है ये इसके अंदर से ही जा रहा है, या आप बोल सकते हो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर किसी वस्तु का पूरा द्रव्यमान या मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे मोशन को हमने पता है, लास्ट में हमने पढ़ा था, ऐसे मोशन को कहते हैं स्पिन मोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फोर्स एक्ट ऑन ए कार मूविंग अराउंड अ कर्व। कि जब कोई एक कार एक कर्व के अराउंड मूव करती है तब उस पर कौन सा बल कार्य करता है। मान लेते हैं कि ये एक पाथ है, ये पाथ कुछ ऐसे है। ठीक है, इस पर एक गाड़ी है, वो चलती है। ठीक है, गाड़ी चलती है, और जब ये गाड़ी इस तरफ जाएगी तो यहां इस कर्व पर आने पर एक फोर्स काम करेगा जो इस गाड़ी को अंदर की तरफ खींचेगा, या अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा। क्वेश्चन पूछा गया है वक्र के चारों ओर घूमने वाली कार पर कौन सा बल कार्य करता है। ये जो बल का जो काम करता है ये क्या है, अगर हम इसको कंप्लीट कर दें, अगर हम इस कर्व को कंप्लीट कर दें, वक्र को अगर हम कंप्लीट कर दें तो ये क्या, एक सर्कल बन जाएगा। और जो फोर्स काम कर रहा है ये टुवर्ड द सेंटर, ये सेंटर की तरफ काम कर रहा है। और जो बल सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है,
सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जब सेंट्रीपिटल की बात होगी तब फोर्स कहां लगेगा, तब ये लगेगा टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड जो सेंटर जो बल लगेगा उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वॉशिंग मशीन डैश के सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन ए है डायलिसिस, ऑप्शन बी है रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी सी है डिफ्यूजन, या ऑप्शन डी है सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए, जब वॉशिंग मशीन चलती है आपको पता है ये उसका एक चैम्बर होता है और वो कुछ ऐसे ऐसे घूमती है, कभी इस डायरेक्शन में घूमती है, कभी इस डायरेक्शन में घूमती है, ऐसा ही होता है ना। तो किस सिद्धांत के कारण जो मैल है या जो पानी है वो बाहर की तरफ जाता है? देखिए, यहां पर जब ये घूम रही है तो एक फोर्स काम कर रहा है जो बाहर की तरफ काम करता है, सेंटर से बाहर की तरफ काम करता है, या आप बोल सकते हो इसके मोशन में, जब ये मोशन में है तब बाहर की तरफ काम करता है एक फोर्स। तो जब भी फोर्स सर्कुलर मोशन में सेंटर से बाहर की तरफ काम करे उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहते हैं भाई? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब बल लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये कब लगता है? ये तब लगता है जब फोर्स कहां एक्ट कर रहा हो, फोर्स अवे कर रहा हो, अवे फ्रॉम द सेंटर। जब फोर्स एक्ट कर रहा हो, फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, तब हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, क्या कहेंगे भाई? सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीपिटल कब होगा? जब फोर्स टूवर्ड सेंटर लग रहा हो, टूवर्ड सेंटर अगर फोर्स लग रहा है, टूवर्ड सेंटर अगर फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्ट, फोर्स एक्ट टूवर्ड सेंटर, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, आई होप इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको नए कंसेप्ट सीखने को मिले होंगे। तो ऐसे ही हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे आपके एग्जाम तक। बने रहिए हमारे साथ और डेली आपने जुड़ना है, इन क्लासेस को देखना है, कंप्लीट समझना है। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।